शरबंद चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत करें चुके वस्तगे हफ्तगा मद इस्तगा के दो मुल्कान दरमियान कशीदगी अमा अद्दा सर बुतगा के पाकिस्तान इंडिया सरजमीन सरा एयर स्ट्राइक कनक कप तो चर्शिया पद फ़िज़ाई जड़ा ड्रोन्स और दोमिनी मुका मगने के मिसाइल और शपद बिलाकर जंगबंदी कनक बुतगा तो ई गप पे तस्दीक इंडिया हम को था कि आइए मजनी पैमाना या नुकसान बुता तो पाकिस्तान को शक हमेशा कि आई दिफाई और फ़ौजी तनसीबात के अस्ता निशाना जोड़ कनक बुतगा बिलाल डार साहब सीनियर साहबी तजियाकार में मौलादारी करेंगे आइए गेशिंग पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपने देखा कि जो पहलगाम वाक़े के बाद बिलाकर कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो पाकिस्तान ने बिलाकर हमला किया हिंदुस्तान के जो फ़ौजी और दिफाई तनसीबात हैं उसके बाद बिलाकर एक सीज़ फायर हुई दोनों मुल्कों के दरमियान जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आ गया तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये जो सीज़ फायर है ये अचानक क्यों हुई? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों के ये बात जो है उनको वाजे कराई कि वो जंगबंदी करें क्योंकि दोनों एटमी ताकत अगर सामने आ गए या खुदा न खास्ता जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल हुआ तो कितने में बहुत बड़ी तबाही होगी? क्या वजह थी बुनियादी तौर पर? जी देखिए, बेसिकली वजह तो दो उसके मुताबिक वजूहत हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह एक तो यही है कि पाकिस्तान इंडिया दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। जंग शुरू करना तो किसी भी फरीक या फरीकैन के इख्तियार में होता है, लेकिन आगे चल के वो जंग किस सूरत में किस नोयत की होगी या किस तरफ मुड़ जाएगी ये और ये कब ख़त्म होगी, ये दोनों चीज़ें फिर फरीकैन की अक्सर बस में नहीं रहती। अब दोनों ममालिक एटॉमिक वेपन से मुसल्ला हैं और पाकिस्तान ने कई मरतबा इसका वाज़ेह अपनी डॉक्ट्राइन बयान की है कि अगर हम पहले तो रवायती जंग में इंडिया को रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारे इलाके फतह ना कर सके और हम इंडिया पे भारी पड़ें, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी स्टेज पे हम कमज़ोर होते हैं इंडिया के सामने दिखाई देते हैं और जंग में इंडिया हमारे इलाके खुदा ना खास्ता फतह कर लेता है तो ऐसे में हम दोबारा हिंदुस्तानियों की या भारत की या हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि जिस कौम को फतह किया जाता है उसको उसके औरतों को ख़वातीन को बच्चे बड़े बूढ़ों सबको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है, फिर गुलामों की तरह रखा जाता है। तो पाकिस्तान की ये बड़ी वाजिया पॉलिसी है कि हम गुलाम बन के नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसी सूरत में हम एटॉमिक हथियारों के इस्तेमाल में पहल करेंगे और यानी कि इस हम इस इंतज़ार में नहीं रहेंगे कि इंडिया करे खुदा न खास्ता का हथियार ऐसा इस्तेमाल तो फिर हम करेंगे। पाकिस्तान की वाजिया पॉलिसी कि हम एटॉमिक वेपन्स में इस्तेमाल में पहल करेंगे और इंडिया की जो डॉक्ट्राइन है इस हवाले से वो भी बड़ी वाजिया है कि वो कहते हैं कि हम एटॉमिक हथियारों के इस्तेमाल में पहल नहीं करेंगे, जवाबी वार करेंगे। तो ऐसी सूरत में यकीनन फिर तो बहुत बड़ी खत्े में तबाही आती है। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया इस मामले में पीछे हटने पे क्यों मजबूर हुआ फौरी तौर पे, वो इसका एक बहुत बड़ा जवाब या वजह जब तक सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक तो उनका जो राफेल क्यारे गिराए और S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह किया, वो तो अपनी जगह है, एक बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान ने हैकिंग के जरिए भारत के तो बिजली घर हैक किए और उनकी 70% बिजली डिस्कनेक्ट कर दी और उनके बिजली घरों में तबाही मचा दी, लेकिन साथ साथ भारत का जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है उसको भी हैक कर लिया। उसको हैक करने का मतलब यही है कि एक इंसानी के दिमाग जो बॉडी में दिमाग है वो सारी मशीनरी को कंट्रोल करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ये मुझे दिमाग सिग्नल दे रहा है, मैंने कितनी ऊंची आवाज़ में बोलना है, क्या बोलना है, क्या अल्फाज कहने हैं, ये मेरा दिमाग मुझे अब कर रहा है। मैंने हाथ हिलाने हैं, मुंह हिलाना है, कोई भी काम, इवन के बॉडी के अंदर मेरे गुर्दों ने मेरे दिल ने कितनी दफ़ा काम करना है, दिल ने कितनी दफ़ा धड़कना है, ये सारा काम ब्रेन करता है। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का मतलब एक इंसानी बॉडी में या जंग में या दिफाई सिस्टम में दिमाग का किरदार है। तो पाकिस्तान ने उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हैक करके उन्हें मफलूज बना दिया था, जिसके बाद उन्हें भारत को साफ नजर आ रहा था कि अगर ये सिस्टम हम बहाल नहीं कर पा रहे हैं, अपना कंट्रोल वापस नहीं इस पर ले पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम बिल्कुल नाकारा हो जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम जो है
वहीं से पूरी फौज को सिग्नल भेजे जाते हैं, पैगामात भेजे जाते हैं, जो वायरलेस के जरिए भी होते हैं और इसमें इंटरनेट का काम भी होता है। तो वो अब मुख्तलिफ महाजों पे, मुख्तलिफ जगहों पे ना वो सिग्नल भेजे जा सकेंगे, ना हिकमत अमली बयान की जा सकेगी, और ऐसी सूरत में जो कंप्यूटराइज्ड वेपन्स होते हैं वो भी नाकारा हो जाते हैं। तो ये इंडिया को नजर आ गया कि ऐसी सूरत में हमें बहुत बुरी तरीके से मार पड़ने वाली है और हमें तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। तो लिहाजा उन्होंने फौरन ट्रंप से रिक्वेस्ट की और ट्रंप ने फौरन दोनों मुल्कों को बिठाया। पाकिस्तान तो चूंकि पहले दिन से पहलगाम वाक़े की पूरी बात से ही उसे नजर आ रहा था कि इंडिया हमला करेगा और इंडिया की धमकियां भी शुरू हो गई थी, तो पाकिस्तान तो पहले रोज से ही जंग का ख्वाह नहीं था बल्कि अमन की कोशिशों में लगा हुआ था। लिहाजा उसने मौसर जवाब देने के बाद पाकिस्तान ने इस सीज फायर की ऑप्शन को जो पाकिस्तान को दी गई पेशकश, इसे फौरी कबूल किया। तो यही बेस्ट ऑप्शन था। दुनिया के सामने हमने अपना साबित कर दिया कि हमने अपने से कई गुना बड़ी फौज को नाकू चने छुपवा दिए हैं। पाकिस्तान करने वाला नहीं है कि जिसे दिल करेगा वो खुदा न खास्ता निकल लेगा। तो पाकिस्तान ने ये साबित किया, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने साबित किया कि वो अपने दिफा में किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ यहाँ मुसल्लह फौज के जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, और एयरफोर्स के चीफ और नेवल चीफ भी इसमें बराबर के शरीक हैं। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है जिसने मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में बड़ा अहम रोल प्ले किया हिकमत अमली बनाने में और आलमी सतह पर सब कामयाब सिफारतकारी की, जिसके नतीजे में दुनिया के कई मुल्क हमारे साथ ओपनली आके खड़े हो गए, जिसमें चीन का डॉक्टर साहब एक हमने ये भी देखा जैसा कि जो जब इंडिया ने शुरू में पाकिस्तान पर जो है ड्रोन मारे तो पाकिस्तान ने इंडिया के दर्जनों ड्रोन जो हैं वो मार गिराए। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की या पाकिस्तान के जो अहम फ़ौजी और दिफाई तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया, कुछ जो है पावर प्लांट उनको भी निशाना बनाया, अरबों डॉलर की नुकसान हुई हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स थी या उनकी जो मुसल्ह फ़ौज थी वो पाकिस्तान के जो मिज़ाइल हैं उनको रोकने में क्यों नाकाम हुई? क्योंकि इससे इंडिया का इमेज दुनिया में बड़ा ख़राब हो गया। तो इंडिया एक बहुत बड़ी ये कहा जा रहा था कि एक जो है दिफाई ताकत है, लेकिन हमने देखा कि ये सारा जो है गलतफहमी दूर हो गया। इंडिया की नाकामी की क्या वजह थी कि वो पाकिस्तान के जो मिज़ाइल हैं उन्होंने दागे इंडिया पर, लेकिन उनको रोकने में नाकाम हो गए? देखिए, पाकिस्तान ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, जो खासतौर पर एयरफोर्स ने इस्तेमाल किए, वो मिसाइल चाइनीज साख्ता मिसाइल हैं और वो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार में ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं। और वो इतनी स्पीड में आते हैं कि वो अपने हदफ पे जब पहुंचते हैं तो उसे रास्ते में डिटेक्ट कर पाना या रडार में उसको देख लेना, शनाख्त करने की भी टाइम नहीं मिलता। अमूमन ऐसा होता है कि इन मिसाइलों को उस वक्त देखा जाता है जब ये मिसाइल बिल्कुल सर पे आके गिरने वाले होते हैं। वही हुआ। और इसी तरह जो पाकिस्तान का फतेह मिसाइल है जो 154 किलोमीटर तक मार कर सकता है, ये सुपरसोनिक मिसाइल हैं। इन मिसाइलों को रोकना किसी के भी बस में नहीं है। और जो दूसरी ये एक खास जो तकनीक इस्तेमाल की गई, भारत के पास जो अपना दिफाई निज़ाम में सबसे जो उसके लिए जिस पर उसको बहुत घमंड था राफेल के बाद अगर किसी चीज़ पे, तो वो एयर डिफेंस में उनको S-400 रूसी साख्ता मिसाइल सिस्टम पे था, जिसकी एक बैटरी में, यानी कि बैटरी नाज़रीन की सहूलत के लिए, बैटरी से मुराद ये है कि उसकी एक मैगजीन में कह लीजिए कि 60 से 65 मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। तो वो 60 से 65 मिसाइल उनकी हदूद में आने वाली, रेंज में आने वाली किसी भी गैर मुल्की जहाज, मिसाइल, ड्रोन या किसी भी ऐसी चीज़ को वो फिजा में कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जब 65 से ज़्यादा मिसाइल उस पर फायर हो जाएं या 65 के 65 मिसाइल फायर हो जाएं उस सिस्टम के, तो उस सिस्टम के पास मजीद उस एरिया का क्या अपने दिफा के लिए भी कुछ नहीं बचता। तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाब हिकमत अमली बनाई कि 65 के 65 मिसाइलों को चलवाया
और क्योंकि पाकिस्तान ने कई गुना से 65 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए, जिन तमाम को S-400 ने गिराया। लेकिन जब 66वां मिसाइल आया तो वो इतनी स्पीड में था सुपरसोनिक मिसाइल कि S-400 को भी संभलने का मौका भी नजर नहीं आया और वो पूरा सिस्टम तबाह हो गया। तो ये तबाही, राफेल की तबाही, इजरायली ड्रोन्स की तबाही, ये 3 टेक्नोलॉजीज थी जिसमें यूरोपियन, रशियन और इजरायली टेक्नोलॉजी। तो इजरायली टेक्नोलॉजी को आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी ही कहेंगे क्योंकि उनके पास मुश्तरका बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मुश्तरका टेक्नोलॉजी है। तो इसराइल, अमेरिका, फ्रांस और रूस की टेक्नोलॉजी को जंग में पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका तैयार की गई टेक्नोलॉजी के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने अहदाफ को बहुत कामयाबी से निशाना बनाया और दुश्मन को धूल चटाई है और दुश्मन को ये वाज़ेह कर दिया है कि वो ये समझते थे इंडियन फिल्मों की तरह कि शाहरुख खान आएगा और खुदा न खासा पूरा मुल्क फतह करके ले जाएगा। और फिर वो डायलॉग है ना उसका कि कोई पूछे तो बताना खान आया था। तो वो इसी खाम ख्याली में मुब्तला थे। बल्कि आज उन्हें वहाँ पे ये नजर आ रहा होगा कि जब कोई उनसे पूछेगा तो वो तो यही कहते होंगे कि हाफिज मुनीर आया था, पाकिस्तान की एयरफोर्स आई थी और वो तबाही मचा के चली गई। आप आलमी इदारों, आलमी नशरियाती इदारों के ऊपर ज़रा उस हमले की फौरी बाद की वीडियोस देखें, उनकी जो स्टोरीज हैं वो देखें, तो उसमें इंडियंस के अंदर इस कदर खौफ व हरास पाया गया कि इतने खौफनाक वो कहते हैं धमाके थे कि वो रातों को वहाँ से रातों रात भागना चाहते थे उस इलाके से, लेकिन निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और खौफ के मारे वो उनके बच्चे बड़े रोना शुरू हो गए, चीखो पुकार थी। जो धमाके हालांकि काफी दूर, कई किलोमीटर दूर हो रहे थे, फौजी तनसीबात हो रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के ये हथियार किस कदर खौफनाक हैं और तबाही मचाने वाले हैं। तो बहरकैफ मैं ये ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस जंग का टल जाना दोनों मुल्कों की करोड़ों अवाम के लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है। पर नुकसान दोनों तरफ होता है जंग में। आप किसी ये नहीं हो सकता कि आप ही नुकसान करें और कोई आपका नुकसान ना करें, जबकि दोनों के पास टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो। तो ये जंग का टल जाना मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एक जंग कई लोगों की जानें ले सकती है और साथ में जो आपकी मईशत तबाह हो सकती है, दोनों मुल्कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। और ख़ासतौर पर दोनों ममालिक जब एटॉमिक हथियारों से मुसल्ला हों तो ऐसे में ये तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। ये पूरे खित्ते के लिए पहले मरहले में और फिर पूरी दुनिया के खतरनाक है। देखें, खुदा ना खास्ता अगर इस रीजन में एटॉमिक वार हो तो जरा एक और करें कि यहाँ जो ग्लेशियर्स हैं सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे इलाकों के अंदर, जिसमें हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है, इन एरियाज के अंदर, और ये चित्राल वाली साइड से, इसी तरह लद्दाख में और दूसरी साइड पे और केटू, ये सैकड़ों हजारों ग्लेशियर्स हैं जिनके जरिए इस रीजन में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इसी तरह नेपाल और इसी तरह पाकिस्तान, इनकी अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो ये पॉपुलेशन तकरीबन 3.5-4 अरब बनती है। दुनिया की आबादी 8 अरब है। तो इस बड़ी आबादी को पानी, मीठा पानी पीने का या मीठा पानी की सप्लाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो सोर्स हैं वो यही ग्लेशियर्स हैं। और वो अगर ग्लेशियर इस टन में खुदा ना खासा मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो पहले मरहले में तो बशदीद तरीन तूफानी रेले आएंगे और वो तबाही मचाते हुए गुजरेंगे, हर चीज़ को मलिया मेट करते हुए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद ये पानी समंदरों में जाएगा और समंदरों में एक बड़े बड़े सुनामीज आ जाएंगे, कई मुल्कों को डबो देगा, इतना ज़्यादा ये पानी है। फिर उसके बाद जो अगली सूरत हाल है वो नहायत खौफनाक खुदा ना खासा हो सकती है, क्योंकि फिर उसके बाद जो पानी है आपके पास, एक ग्लेशियर पिघल गए अगर खुदा ना खासा, तो उसके बाद इस पूरे रीजन में किसी के पास पीने का पानी की एक बूंद नहीं होगी और वो पानी की बूंद के लिए तरसेगा। और फिर इसके नतीजे में क्या होगा, लोग प्यास से मर जाएंगे। ठीक है, और लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कि ठीक, डॉक्टर साहब आप पानी का जिक्र करें तो हमने देखा कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो 26 सैयाह थे, उनके हलाकत के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के हवाले से जो सिंध तास मुआहदा है उनकी मुअत्तली का ऐलान भी शामिल थी। तो हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से इस पर शदीद रद्दअमल भी सामने आया। लेकिन आज हमने देखा कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के हवाले से वर्ल्ड बैंक का भी बयान सामने आया है कि सिंध तास मुआहदा जो है उनको मुअत्तल नहीं किया जा सकता।
लेकिन इंडिया बार बार जो है इसको एज ए टूल, एक प्रेशर टूल इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, माजी भी में इस्तेमाल कर चुका है। तो क्या सीज़ फायर के बाद जो है इंडस वाटर ट्रीटी है उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता है? पाकिस्तान के जो हिस्से का पानी है वो मिल सकता है, या इंडिया अब भी इस मामले को मजीद बढ़ावा देगा? देखिए, इंडिया के अंदर जो इस वक्त मौजूदा मोदी और उनकी पार्टी की हुकूमत है, जिस पार्टी की, इनकी पॉलिसी पाकिस्तान के अगेंस्ट इंतहा पसंद पॉलिसी है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ इंतहा पसंदी ना सिर्फ करते हैं बल्कि वो मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी करते हैं और इसी नारे के ऊपर वो वोट लेते हैं। तो मोदी जो है वो ये जो धमकियां दे रहे हैं इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसको मुअत्तल करने की या इसे खत्म करने की, तो ये खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जामिन जो है वो वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक कोई एक आम बैंक नहीं है कि जिसे हम कह लेंगे किसी मुल्क के अंदर जैसे बैंक होते हैं इस तरह का कोई बैंक है। ये वर्ल्ड बैंक है। इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है और हुकूमतों के ऊपर इतना इसका इन्फ्लुएंस है कि दुनिया की हुकूमतें ना सिर्फ इसके अंदर फंड देती हैं बल्कि दुनिया को ये फंड्स भी देते हैं, तो चाहे वो तरक्याती तामीरी कामों के लिए हो या कर्ज हो। तो इनकी पूरी दुनिया के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है कि अगर इंडिया इनके गारंटी शुदा किसी प्रोजेक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा और हठधर्मी दिखाएगा तो फिर वर्ल्ड बैंक को मजबूरन ऐसे स्टेप्स लेना पड़ेंगे जिसके नतीजे में इंडिया आलमी सतह पर तनहा हो जाएगा और दूसरा इंडिया के साथ काम कारोबार भी बंद हो सकता है दुनिया का। और तीसरी बात यह है कि एक दोनों जब ताकतें अटॉमिक हों तो ऐसे में पानी बंद करने का मतलब तो फिर ये है कि ये पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मौत है। तो पाकिस्तान तो अगर हमने प्यास से ही मरना है खुदा ना खास्ता, तो क्यों ना फिर हम लड़ के मर लें और दूसरों को भी मार के मर लें। तो पाकिस्तान की पॉलिसी फिर यही है। अगर ज्यादा देर ये पानी रोका गया तो ये जो डैम्स बनाए गए हैं, बगलियार डैम है या जो भी डैम्स हैं, ये सारे उड़ जाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं फिर बचेगा और खौफनाक जंग होगी इस इलाके के अंदर। तो अगर इसमें मैं समझता हूँ कि जो भारत की आवाम है उसे न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए कि क्या वो एक खौफनाक जंग का सामना करने के लिए तैयार है, क्या वो इस चीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है कि अगर 10 मिसाइल इंडिया मारेगा तो 8 पाकिस्तान भी मारेगा, तो खुदा ना खास्ता फिर जो दोनों तरफ तबाही होगी उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो क्या इंडिया की आवाम की अकल से वो पर्दा उठ गया है या उठने वाला है, या उन्हें ये सोचना चाहिए। वैसे भी कोई भी अमल करें तो उससे पहले, उस अमल को करने से पहले उसके जो रद्द अमल आएगा उसको अगर सोच लिया जाए ठंडे दिल दिमाग से, तो फिर बंदा ठीक फैसले कर लेता है। वैसे मुझे लगता ये है कि मोदी बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान कोई बच्चा नहीं है कि जिसे वो बहला लेंगे या डरा धमका लेंगे। उन्हें अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो वो उनके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। और अभी अगर मोदी पीछे हटा है तो वो इसी वजह से हटा है, क्योंकि जंग से पहले अगर आप देखें, पाकिस्तान के रिस्पॉन्ड करने से पहले अगर देखें तो मोदी का रवैया आप उस वक्त का नोट करें, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने रद्द अमल शुरू किया नमाज फजर के फौरन बाद, उस वक्त का आप मोदी का रवैया फिर देखें, पूरे भारत का रवैया देखें कि एकदम उन्होंने फिर जंग बंदी पे आमादा हो गए एक लम्हे में, वरना पहले वो कई रोज पे उनको रिक्वेस्टें जा रही थी, वो नहीं मान रहे थे। तो वैसे भी इस मामले में जंग में चीन, तुर्की, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ईरान और कई दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान की ओपन सपोर्ट की है। और इसी तरह रशिया, जब एक वक्त था कि 71 की वॉर में रशिया ने इंडिया का साथ दिया था और बंगाल में उन्होंने अपनी जंग थी उसमें इंडिया को भरपूर वेपन्स प्रोवाइड किए थे। और उस वक्त भी चाइना गो के इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की दोस्ती में 71 की जंग में पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया था और इस जंग में कूदने वाला था। लेकिन उसी लम्हे रूस ने चीन को यह धमकी दे दी थी कि अगर आप इस जंग में पाकिस्तान की साइड से हमायत में आए लड़ने के लिए इंडिया के साथ, तो मैं चीन के ऊपर एटॉमिक वेपन इस्तेमाल करूंगा। तो चीन को मजबूरन पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इस वक्त चीन इतना मजबूत नहीं था। लेकिन आज हम देखें तो अब उल्ट हो चुका है, चीन खुल के हमारे साथ आया और जो रशिया है उसने भारत की खुलकर हमायत करने से भी इनकार कर दिया।
उसने यही तक कहा कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी करवाने के लिए तैयार हैं और हम दोनों मुल्कों से अपील करते हैं कि वो तअम्मुल का मुजाहरा करें और जंग में ना जाएं। तो इससे ये भी साबित हुआ कि हमें रूस जो भारत का बहुत पुराना इत्तेहादी है, उसने भी इस मामले पे भारत का साथ नहीं दिया। गो के जो वेपन्स है 400 और वेपन्स हैं या मिग तैयारे हैं वो पहले के खरीदे गए हैं, लेकिन रूस ने इस मामले में किसी किस्म का नेगेटिव रोल प्ले नहीं किया। तो अब ये हम देखते हैं कि आलमी सतह पर हम जिस तरह तन्हाई का शिकार थे, तो दुनिया का कोई मुल्क हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोन नहीं उठाता था, खासतौर पर इमरान खान साहब के दौर की बात करें, वो खुद जलसों में कह देते हैं कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता, फलाना मेरा फोन नहीं उठाता, कोई मुल्क मुझसे बात नहीं करता। तो लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिडिल ईस्ट से भी हमायत मिली, हमें यूरोप से भी हमायत मिली, हमें एशिया से भी हमायत मिली और वो खुल के हमायत मिली। तुर्की ने जिस तरह हमारा साथ दिया है, हमें एक मुश्किल घड़ी में जिस तरह उन्होंने दिफाई साजो सामान अर्जेंटली दिया, चीन ने दिया, और अजरबैजान ने और उज्बेकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि हमारी अफवाज हाजिर है, बल्कि अजरबैजान ने कहा कि हमारी अफवाज हाजिर है, जब हुक्म करें हम अपनी अफवाज आपकी तरफ भेज देते हैं और आप इनको खुद कमांड एंड कंट्रोल आपके पास होगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमें इन दोस्त मुल्कों का शुक्रगुजार होना चाहिए और हम इन दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह हमारे ये दोस्ती के रिश्ते कायम रहेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त में इन ममालिक ने पाकिस्तान का बड़ा भरपूर साथ दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। हमारे दरचारों का सीनियर साहबी तजदियाकार बिलाल डॉक्टर साहब में उम्रदारी का निगाह चुके पाकिस्तान और इंडिया मौजूदा कशीदा सूरत हाल चर्चिया पद सीज़ फायर और दो मिनट का इंडस वाटर ट्रेटी और डोनाल्ड ट्रंप के हस्ते ये मुदाखलत ये ट्वीट पद दो मुल्कों दरमियान सीज़ फायर भले मगंदे के दो मुल्कों दरमियान एक मुआहदे खासतौर पर इंडस वाटर ट्रीटी हवाला मौजूद हैं। तो दो मिनट का वर्ल्ड बैंक के बयान दीमात का किसी तास मुआहदा के हस्ते मुअत्तल कनक नबी तो मुआहदे मुतली इजाज़त शेख ने मुआहदे था आलमी बैंक के हस्ते वर्ल्ड बैंक के किरदार के हस्ते सहूलत कार बिस्तार आए। तो ये हवाला चौड़ा इशे मुअत्तल कुत नकम मदर चारों को मैं दाका मराठ तो पसला से तुम अलता बोलो चला दी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।